हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम केवाईसी के बारे में एक और टॉपिक लेके आए हैं, FIU IND के बारे में। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको फ्रेंड्स। जो भी लोग JIB CIB की तैयारी कर रहे हैं, ये 8279470702 इस पे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ जाइए। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि आपको डेली जो है 4-5 क्विज़ के क्वेश्चंस और PDF नोट्स डेली मिलते रहेंगे। बट टॉपिक डिसाइडेड नहीं होता है। टॉपिक अलग अलग फैकल्टीज़ को या फिर अलग अलग ग्रुप्स में जैसे जैसे मटेरियल मिल जाता है, तो वही हम आपको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कुछ हमारे भी खुद के भी बने हुए शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो कि हम लगातार ग्रुप में डालते रहते हैं। जिन जिन के नोट्स जिनको नहीं मिले होंगे, तो काइंडली आप अगर मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, FIU IND। टॉपिक आपने स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है कि KYC में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अलग अलग। तो अगर हम उनको ब्रीफली पढ़ लेंगे, तो उनमें से अगर हमारा कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो हमारे 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और जो लोग JIB CIB कर चुके हैं, तो वो उनका एक क्वेश्चन था कि सर इसके बाद क्या करें। तो फ्रेंड्स, सर्टिफिकेशन के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि IIBF का कंडक्ट आता है KYC, फॉरेक्स एक्सचेंज। तो देखो, KYC आपने JIB CIB में पढ़ा है, फॉरेक्स है, ट्रेजरी मैनेजमेंट वगैरह, वो सारा आपने जो है BFM में फॉरेन एक्सचेंज वगैरह उसमें पढ़ा है। तो इस तरह के सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स जो देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। ठीक है, अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम भी बहुत सस्ते होते हैं, 1600-1700 रुपये इनकी फ़ीस होती है जस्ट। तो जिसने अपना देना है तो दे सकता है। और जिनको नोट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो काइंडली मेरे को अगर व्हाट्सअप करेंगे आप, तो मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा नोट्स प्रोवाइड करने की। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, FIU IND। देखिए, FIU का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। IND मतलब इंडिया। देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे रीज़न क्या है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, फ्रेंड्स ये नोट कर लें, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि फिर हेडक्वार्टर कहाँ है। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि इन सब चीज़ों को करके मनी लॉन्ड्रिंग को रोका गया। मनी लॉन्ड्रिंग से नुकसान क्या है? देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, ये सब कैसे करते हैं, इनके पास में 2 नंबर का इलीगल पैसा होता है। उसी से ये कभी बम फोड़ते हैं, कभी कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं, और हमारी इकॉनमी को और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो FIU IND वह सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब सेटअप हुआ? सन 2004 में। ये सेंट्रल नेशनल एजेंसी है। रिस्पॉन्सिबल किस काम में आती है? ये रिसीव करती है, मतलब ये सब जगह से डाटा कलेक्ट करेगी, प्रोसेस करेगी, उसको एनालाइज करेगी, और क्या करेगी आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन को जो है, और एजेंसीज हैं उनके साथ शेयर करती है। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करना इन्होंने और एजेंसीज के साथ में, स्ट्रेंथन करना एफर्ट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज। मतलब देखो, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ में भी ये टाई अप करते हैं। और उन, अगर मान लो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी कुछ बाहर से हो रही है, तो उन कंट्रीज़ को भी इन्फॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर स्क्रीन पे आपको नहीं ये पेज प्रॉपर दिख पा रहा है, तो कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए। मेरे को आप जैसे ही व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे कि हमें सर इस चीज़ का नोट्स प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आपको वही नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसलिए अगर आपको पेज प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो सॉरी फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर सुनेंगे इस लेक्चर को, तो बहुत अच्छा आपको ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, FIU IND क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में छोटे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि ये 4 ऑप्शन देते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी, वॉलंटरी बॉडी, डिपेंडेंट बॉडी, इस तरह करके 4 लिख देंगे। तो क्या होता है, FIU IND क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली किसको? EIC होता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल होता है, जो कि हेड कौन करता है? चीफ फाइनेंस मिनिस्टर करता है। तो उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ FIU IND। क्या क्या फंक्शंस होते हैं FIU IND के? तो फ्रेंड्स, इसके मेन फंक्शन है रिसीव कैश ए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट कहाँ से लेता है? जो बैंकिंग इंडस्ट्री है हमारी, और FIs हैं और NBFCs वगैरह हैं, वहाँ से क्या करता है, ये सारी ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट्स लेता है वहाँ से। ठीक है, उन सारी रिपोर्ट्स को क्या करता है? एनालाइज करता है, और उसको फर्दर आगे और एजेंसीज़ को देता है, और मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी वगैरह को रुकवाता है। तो अब फ्रेंड्स, हम मोटे मोटे इनके पढ़ लेंगे कि इसका फंक्शंस क्या है। द फंक्शंस ऑफ FIU IND आर, क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है आपका। जैसे वो 4 ऑप्शंस दे देगा, एक गलत होगा, तो वो आपने टिक आउट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि FIU IND के क्या फंक्शन है। पहले क्या है? कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो वो हमने बताई दिया आपको कि CTR STR।
देखो फ्रेंड्स, CTR STR के बारे में पहले ही एक लेक्चर बना के पूरा बता चुका हूँ, लेकिन चलो अब जब आ गया तो दोबारा बताता हूँ। कैश ट्रांजेक्शन जब भी 10 लाख से ऊपर होगी तो आपने CTR एक रिपोर्ट होती है वो बना के आगे भेजनी होती है। STR क्या होता है, अगर मान लो आपको किसी पे डाउट है कि इसके पास इतना पैसा होना नहीं चाहिए लेकिन तब भी है, तो उसकी एक रिपोर्ट बना के भेजनी होती है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन इनके पास आएगी उनको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना। एनालाइज इन द सेंस कि अगर मान लो आपको कुछ डाउट है कि इस आदमी के पास में इतना पैसा नहीं होना चाहिए और आप एक रिपोर्ट बना के भेजते हो, तो फिर वो एनालाइज करते हैं कि इसके पास कहाँ से आया ये पैसा सारा कुछ। शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन किसको शेयर करते हैं, जो नेशनल एजेंसीज हैं, फॉरेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स वगैरह हैं, ED वगैरह को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है। एक्ट्स एज ए सेंट्रल डिपॉजिटरी, सेंट्रल डिपॉजिटरी बोलते हैं मतलब जहाँ की सारा डाटाबेस कैश के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं कि एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशंस वगैरह को शेयर करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें जो है कोई क्राइम होने वाला होता है तो उससे पहले ही पता लग जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कहीं पे बम फोड़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद में उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी आप कहीं पे इस तरह की वारदात कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको पहले ही पता लग जाएगा कि इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है तो आप उसको कॉम्बैट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस, की क्या करता है, मॉनिटर करता है ऐसी सब मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ वगैरह को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसके अंदर कौन कौन से कितने लोग हैं, ठीक है। तो इसमें ना 74 मेंबर्स होते हैं, कहीं आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। 74 मेंबर्स होते हैं और मेन हेड इसका कौन होता है, हेड डायरेक्टर होता है, ठीक है। और पर्सनल कहाँ से आते हैं, CBDT, CBEC, RBI से, सेबी से, और लीगल अफेयर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसी, वहाँ से कुछ मेंबर्स इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। अथॉरिटीज़ एट FIUIND, मतलब अब हम पढ़ेंगे कि FIUIND को क्या क्या अथॉरिटीज़ दी हुई हैं। तो ये ना सेक्शंस कई बार पूछ लेते हैं, तो सेक्शन नंबर आप याद रखेंगे कि किसका क्या है। तो सेक्शन 48 क्या अथॉरिटी देता है इनको, डायरेक्टर वगैरह ये सब ये अपॉइंट करने के, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़, मतलब सेक्शन 49 के अंडर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करेगी, जो पर्सन उनको ठीक लगेगा उसको अपॉइंट करेंगे ये, ठीक है। और भी मेंबर्स जो हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज द डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, तो वो सारा कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। सब्जेक्ट टू द कंडीशन लिमिटेशन ऑफ सेंट्रल में इम्पोज एन अथॉरिटी में एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज़, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से किसी को भी रखेगी और वो अपनी जो है पावर्स और ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम डीम टू बी द पब्लिक सर्वेंट, मतलब जो डायरेक्टर के नीचे काम करेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, पब्लिक सर्वेंट्स कहलाएंगे। सेक्शन 40 के अंडर PMLA एक्ट 2002, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का और FIUIND वगैरह ये सब बनाए गए, ये इसी एक्ट के अंडर बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो अपीलेंट ट्राइब्यूनल भी बनाई गई होती है, जहाँ की मान लीजिए अगर कोई किसी पे फाइन वगैरह लगाया गया है तो उसको वो अपीलेंट ट्राइब्यूनल में कर सकता है, वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। और पावर ऑफ डायरेक्टर वो किस सेक्शन में आती है, सेक्शन 30 में आती है, 13 में, सेक्शन 13 ऑफ द PMLA एक्ट 2002। इसमें क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टर में आइदर हिज और ओन मोशन एंड एप्लीकेशन मेड बाय एन अथॉरिटी ऑफिसर कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, मतलब डायरेक्टर क्या कर सकता है, कोई रिकॉर्ड मंगवा सकता है किस कहाँ से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और कोई भी इंक्वायरी वगैरह कर सकता है जो कि उसको ठीक लगे तो, ठीक है। अगर वो किसी ऑफिसर को बुलाता है तो उसको जो है आना ही पड़ेगा। और कोई अगर फ़ाइन रेज़ करता है किसी बैंकिंग कंपनी वगैरह को, तो वो कितना फ़ाइन रेज़ कर सकता है, नॉट लेस देन 10,000 बट मे एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर ईच फेलियर, मतलब हर बार अगर उस चीज़ को फेल करा जाता है, मतलब जैसे मान लो कोई ये बोल रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट भेजो और रिपोर्ट नहीं भेजते हैं तो कम से कम 10,000 का फ़ाइन और मैक्सिमम जो 1 लाख का फ़ाइन लग सकता है, और हर बार गलती करेंगे तो हर बार इतना फ़ाइन लग सकता है, ठीक है। और अगर मान लो डायरेक्टर शेल फॉरवर्ड द ऑर्डर कॉपी पास बाय द सबसेक्शन 2 टू एवरी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल, मतलब जो डायरेक्टर है वो कोई अगर ऑर्डर पास करता है तो वो सारी इन कंपनीज़ को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को सबको पास भेजेगा, ठीक है। पावर्स ऑफ अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग सम्मन्स, मतलब ये क्या कर सकता है, सम्मन भी इशू कर सकता है। सम्मन में क्या होता है, बेसिकली जो कल्प्रिट है या जो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसको बुलाया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू गिव एविडेंस, ठीक है। तो डायरेक्टर क्या करेगा, सेम पावर होती है इसकी जैसे कि सिविल कोर्ट की पावर होती है अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये किसी भी
पर्सन को बुला सकता है इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए, और किसी भी ऑफिसर्स वगैरह ऑफ अ बैंकिंग कंपनी या फिर किसी कंपनी को एग्जामिन करने के लिए बुला सकता है, कंप्लाइंग विद द रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए भी। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स वगैरह अपने पास मंगाएंगे, उसके बाद इसकी एनालिसिस करेंगे, है ना। इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये क्या करेगा, कमीशंस इशू करेगा ताकि विटनेसेस को और डॉक्यूमेंट्स को बुला मतलब अपने पास लाके और उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये सम्मन इशू करता है तो पर्सन को आना ही आना पड़ेगा। ऑथराइज मतलब एक्ट टू अटेंड अ पर्सन और ऑथराइज एजेंट्स। ऑथराइज एजेंट्स ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई ऑफिसर है उसकी प्लेस में कोई और भी आ सकता है अगर ये अलाउ करें तो। ठीक है, एवरी प्रोसीडिंग होगी तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। ठीक है, जो भी ये प्रोसीडिंग्स करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, जैसे जज कोई कोर्ट का ऑर्डर निकाल देता है तो ऐसे ही ये भी ऑर्डर्स निकालते हैं। ठीक है, subject to any rules made in this behalf by the central government, any officer referred to in subsection 2 may import and retain in his custody for such period। मतलब अगर मान लो किसी ऑफिसर से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रखता है तो ये अपनी कस्टडी में रख सकता है उस रिकॉर्ड को, और कब तक, नॉट एक्सीडिंग ये जो है 3 महीने तक रख सकता है इस रिकॉर्ड्स वगैरह को। ठीक है, अब असिस्टेंस फ्रॉम अदर अथॉरिटीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट, मतलब और जो एजेंसीज से क्या ये हेल्प ले सकते हैं, तो ये सेक्शन 54 के अंडर आता है। क्या हेल्प ले सकते हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कस्टम ड्यूटी एक्साइज डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, और भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये सब ऑफिसर्स कुछ इन डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेटेड या इस्टेब्लिश्ड बाय अ सेंट्रल एक्ट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकल अथॉरिटीज़ के अंडर भी कोई अगर ऑफिसर्स हैं तो उन सब की भी हेल्प ये ले सकते हैं। ये सब किस में आएगा, सेक्शन 54 के अंडर आएगा। आपको जस्ट सेक्शंस का नाम पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या चीज़ आ रही है। अब एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज, सेक्शन 56 के अंडर क्या करा गया है, एग्रीमेंट कराया हमने और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, ताकि क्या करेंगे हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे, है ना। कोई फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब कोई अगर मनी लॉन्ड्रिंग या कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है तो दूसरी कंट्री में भी इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट विद द रेसिप्रोकल, यही है कि आप जो है दूसरी कंट्रीज से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 66 में क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर ऑफिसर्स अथॉरिटी और बॉडी, मतलब कोई आपने इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करनी है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, किसी ऑफिसर के साथ में रिलेटिंग टू एनडीपीएस एक्ट के अंदर अगर कोई आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रिकवरी ऑफ फाइन्स। रिकवरी ऑफ फाइन्स में क्या है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था अभी कि ये 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक का फ़ाइन लगा सकते हैं। तो इसमें जो रिकवरी ऑफिसर होगा वो शेड्यूल होगा, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर के बराबर उसकी जो है पावर होगी। ठीक है, तो ये जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जैसे रिकवरी करते हैं तो उस तरह से भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, द न्यू नेटवर्क फिन नेट, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है फिन नेट, इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और एनफोर्समेंट एजेंसी ये क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करके और एनालाइज करते हैं। जैसे मान लो एक्सेल शीट होती है, एक्सेल शीट में हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि कौन जो है मतलब फिगर्स हैं अलग अलग, तो उसमें कौन सी बड़ी फिगर है। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं फिन नेट की मदद से, क्योंकि आजकल आपको पता है सब चीज़ें तो ऑनलाइन ही हो गई हैं, है ना। तो अलग अलग जो बैंक्स वगैरह के सर्वर्स हैं वो सब इन्हीं से अटैच होते हैं, तो वो वहाँ पे बैठे बैठे ही इन सारे एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही हैं और कहाँ पे जो है चांसेस हैं कि कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन। सेक्शन 41 के अंडर की क्या कहता है, से नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द डायरेक्टर या ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड बाय अंडर दिस एक्ट। ठीक है, कोई भी सिविल कोर्ट वगैरह जो है वो इनके काम में इंटरफेयर बीच में नहीं करेगी। ठीक है,
वो इसको रेस्ट्रिक्शन मिली हुई है। अपील टू अपीलेंट ट्राइब्यूनल, देखो जैसे अगर मान लो अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर ये लोग फाइन लगा देते हैं FIUIND वाले, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपीलेंट ट्राइब्यूनल में ले जा सकते हैं और वहाँ पे अपील कर सकते हैं। और अपील कितने दिन के अंदर अंदर करेंगे? Every appeal preferred under subsection 1 or subsection 2 shall be filed within the 45 days from the date on which a copy of the order made by the adjudicating authority or director is received। मतलब कोई अगर आप कोई फ़ाइन वगैरह लगाया कुछ है, उस वो ऑर्डर मिल गए हैं तो उसके 45 दिन के अंदर अंदर आप जो है अपीलेंट ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं कि ये हमारे पे फ़ाइन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए या फिर मॉडिफाई करा जाए। ठीक है, अपीलेंट ट्राइब्यूनल शैल सेंड, मतलब जो भी ऑर्डर निकालेगी वो सारी कॉपी सबको सेंड करेगी, है ना। अपीलेंट ट्राइब्यूनल जो है ऑर्डर तभी पास करेगी जब दोनों को सुन लेगी उसके बाद में। ठीक है, राइट ऑफ अपीलेंट, अपीलेंट के क्या राइट है? तो देखिए क्या कर सकता है पर्सन, अपीलेंट ट्राइब्यूनल में जा सकता है अगर मान लो उसको कोई दिक्कत है तो। ठीक है, और ये अपने आप भी जा सकता है या फिर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की मदद से भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ना ऑथराइज पर्सन या फिर रिप्रेजेंटेटिव कोई और भी जा सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और द डायरेक्टर में ऑथराइज वन और मोर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर्स एंड एवरी पर्सन सो ऑथराइज्ड मे प्रेजेंट द केस विद रिस्पेक्ट टू एनी अपील बिफोर द अपीलेंट ट्राइब्यूनल। देखो क्या होता है कि अगर किसी ऑफिसर को सम्मन आया तो कोई और ऑथराइज पर्सन भी उसको जा सकता है अपीलेंट ट्राइब्यूनल के पास में अपना पक्ष रखने के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपील टू हाई कोर्ट। अगर सेक्शन 42 के अंडर जो है हम प्रोवाइड्स फॉर अपील टू हाई कोर्ट, अगर मान लो कोई आदमी एग्रीव्ड है, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में गया और वहाँ पे भी उस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, जैसे अगर मान लो अगर कोई उसके ऊपर फ़ाइन लगा दिया है और अपीलेंट ट्राइब्यूनल कहती है कि ये फ़ाइन सही है, तो फिर फाइल ये हाई कोर्ट में कर सकता है। लेकिन कितने दिन के अंदर करेगा? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलेंट ट्राइब्यूनल। देखो इसमें ना डेज जो होते हैं वो हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपके ऊपर कोई FIUIND ने कोई फ़ाइन लगा दिया है तो आप 45 दिन के अंदर अंदर अपीलेंट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। ठीक है, अपीलेंट ट्राइब्यूनल भी आपको अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो फिर आप 60 दिन के अंदर अंदर कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट का मतलब क्या है? हाई कोर्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच एग्री पार्टी ऑर्डिनरी साइड, मतलब कि जहाँ पे वो आदमी रह रहा है, जैसे अगर मान लो कि केस कोलकाता है तो कोलकाता हाई कोर्ट में वो जा सकता है। ठीक है, या फिर जहाँ पे बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली में अगर ये बिजनेस कर रहा है तो दिल्ली हाई कोर्ट भी जा सकता है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट है इज द एग्रीव्ड पार्टी द हाई कोर्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच द कोरस्पॉन्डेंट or in a case where there are more than one respondent, any of the respondent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, मतलब जहाँ पे बिजनेस कर रहा है या फिर जहाँ पे उसको पर्सनल काम करके कुछ गेन हो रहा है तो वहाँ पे भी ये हाई कोर्ट में जा सकता है। ऑफेंसेस विच कैन बी सीन बाय स्पेशल कोर्ट्स, मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट भी देख सकती है, तो वो कौन से? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, जो NDPS के अंडर जितने भी वो आए थे तो वो नहीं देखेगी स्पेशल कोर्ट। ठीक है, एरिना इन द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, मतलब शेड्यूल ऑफेंसेस जो पनिशेबल हैं वो सेक्शन 4 के अंडर शैल बी ट्राइड ओनली बाय द स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूटेड फॉर द एरिया इन विच द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। ठीक है, स्पेशल कोर्ट में क्या होगा? अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय अथॉरिटी ऑथराइज इन द बिहाफ टेकिंग ऑफेंस फॉर विच एक्यूज इज कमिटेड फॉर इट फॉर ट्रायल, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट द स्पेशल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब जो स्पेशल पावर्स हैं हाई कोर्ट की वो तो ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, लेकिन अपीलेंट जो भी अपील करना चाहता है तो वो अपील कर सकता है। स्पेशल कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन कुछ जो होंगे मुकदमे होंगे जैसे कि ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो आएंगे तो वो स्पेशल कोर्ट में एंटरटेन नहीं करे जाएंगे। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये FIUIND के ऊपर छोटा सा टॉपिक था। कई बार एक मार्क्स में इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।